Hello students, we have to discuss potassium dichromate or K2Cr2O7, which is a very important compound of chromium. First of all, you have to remember that this compound K2Cr2O7 is prepared from chromite ore. You have to remember the name because in board examination sometimes they give you this question in the form of paragraph or identification questions that identify this compound. It is obtained from chromite ore. The potassium dichromate is obtained from chromite ore. क्रोमाइट ओर, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमियम का एक ओर होगा और जो इसका फॉर्मूला है वो है FeO.iron-oxide.Cr2O3. इससे क्रोमियम ऑब्टेन करते हैं और फिर क्रोमियम से K2Cr2O7 प्रिपेयर किया जाता है, या फिर ये कहें कि क्रोमाइट को कन्वर्ट करते हैं हम सोडियम क्रोमेट में. K2Cr2O7 अपने आप में एक बहुत ही यूज़फुल कंपाउंड है. हम इसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो यूज़ करते ही करते हैं, उसके साथ साथ ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रिएजेंट है. जो यूज़ होता है एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ होता है टाइट्रेशन में. इसके अलावा बहुत सारे क्रोमियम के कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर करने में भी पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ होता है. जैसे कि क्रोम एलम बनाना हो या क्रोम येलो बनाना हो तो ये कंपाउंड यूज़ होगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये पिगमेंट की तरह यूज़ होता है इन सब कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में. इसके अलावा फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है. और इसी का ही जो एसिड है क्रोमिक एसिड H2CrO4 क्रोमिक एसिड, वो एक क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है ग्लासवेयर को क्लीन करने में. फिर इसके अलावा अगर हमें क्लोराइड का टेस्ट करना हो तो क्लोराइड के टेस्ट में, जो क्रोमिल क्लोराइड इसका बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है, ये लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह पे यूज़ होता है और काफ़ी सारी जगह पे भी ये लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज़ किया जाता है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हमने कहा, आपने इसे पढ़ा ही है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. तो एक बहुत ही यूज़फुल कंपाउंड है. इसका जो कलर होता है, सोल्यूशन का कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर होता है. अब हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे कि क्रोमाइट ओर से तो ऑब्टेन होता है, यानी कि हम क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और कई सारे स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. जैसे पहले स्टेप की हमने बात करी थी कि हम क्रोमाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, सोडियम क्रोमेट में. पहले सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. और उसके बाद इस सोडियम क्रोमेट को हम सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को हम KCl के साथ रिएक्ट करा के पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करते हैं. तो टोटल कितने स्टेप्स आ गए? टोटल 3 स्टेप आ जाएंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, क्रोमाइट को सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करेंगे. और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर इनटू Na2CrO4. ये रिएक्शन आएगी. यहाँ पे हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करा रहे हैं और एयर पास कर रहे हैं, ऑक्सीजन पास कर रहे हैं उसके थ्रू. तो वी विल गेट Na2CrO4. और Na2CrO4 यानी कि सोडियम क्रोमेट, इसका जो कलर आता है ये येलो कलर होता है. येलो कलर का यहाँ पे कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा. साथ में Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बोनेट ले रखा है. सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो ये सोडियम क्रोमेट है, इसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट कराते हैं. H2SO4 के साथ ट्रीट कराने में डाइल्यूट H2SO4 है, ये यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराया तो ये क्या करेगा, सोडियम क्रोमेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम डाइक्रोमेट में. सोडियम डाइक्रोमेट भी जो है ये डार्क ऑरेंज कलर का होता है, डार्क ऑरेंज कलर. और लास्ट स्टेप में हमने सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्ट करा के K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लिया. ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड में पूछी गई हैं, इसलिए इन रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा. आइडेंटिफिकेशन में पूरा एक पैराग्राफ बेस 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है कि दिस कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम क्रोमाइट ओर एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट एंड दिस, तो येलो कलर कंपाउंड इज ऑब्टेन. तो ये सब रिएक्शन पूछी जा चुकी हैं, तो आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सारी रिएक्शन को अच्छे से ध्यान रखिएगा. अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है.
फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगेन उसका स्टेट और सॉलिबिलिटी होती है। तो हमने पहले ही बात किया कि ये ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, लेकिन हॉट वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा आती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 669 यानी 669 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अब जो रिएक्शन ज़्यादा पूछी जाती है वो है इफेक्ट ऑफ हीटिंग के। व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज स्ट्रांगली हीटेड। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये डाइक्रोमेट जो है ये क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके एक तो ये बनाएगा K2CrO4। तो सिर्फ एक Cr यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम क्रोमेट। 2 Cr होते हैं तो डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। और साथ में आता है क्रोमिक ऑक्साइड, Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन लिबरेट होगी। तो हीट करने पे ये डिकम्पोज होता है और ऑक्सीजन लिबरेट करता है। यही अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कलीज के साथ कराएं, बेसिस के साथ कराएं, तो ये क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, K2CrO4 यानी कि पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसका कलर चेंज होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि K2CR2O7 का जो सोल्यूशन होगा वो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होगा। लेकिन इसको अगर हमने किसी बेस के साथ ट्रीट कराया तो बेस के साथ ट्रीट कराने पे इसका सोल्यूशन का कलर कैसा आ जाएगा, येलो कलर का सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, और अगर हम इसको फिर से एसिडिफाई कर लें तो ये येलो कलर अगेन चेंजेस टू ऑरेंज कलर। यानी अगर हम इसमें फिर से क्या करें, एसिड डाल दें। हम रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आयंस हैं, CrO4 2- आयंस हैं। इसमें अगर हम H+ और एसिड ऐड कर देंगे, एसिड से H+ आयन आएंगे, ये येलो कलर है और येलो कलर वापस किस में चेंज हो जाएगा, येलो कलर वापस चेंज हो जाएगा ऑरेंज कलर में। और ऑरेंज कलर आता है Cr2O7 2- आयंस की वजह से। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि बेसिस के साथ ट्रीट कराने पे येलो सोल्यूशन आता है और येलो सोल्यूशन हम वापस से रीगेन, येलो सोल्यूशन को अगर हम वापस से एसिड के साथ ट्रीट करा दें तो ऑरेंज सोल्यूशन वापस से रीगेन हो जाएगा, यानी डाइक्रोमेट आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। बैलेंस कर दें तो एक कोफिशिएंट लग जाएंगे। तो दिस विल बी द रिएक्शन। ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो पूछी जाती हैं वो अगेन बैलेंसिंग की रिएक्शन होती है। अब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने यही कहा। तो ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग रिएक्शंस देता है। जैसे कि अगर हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो अगर हमारे पास सल्फाइड के सॉल्ट्स हों, जैसे कि सोडियम सल्फाइड, तो ये उसे ऑक्सीडाइज कर देगा सोडियम सल्फेट में। यही आयोडीन लिबरेट होगी अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया है। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको एग्जाम में इनकम्प्लीट रिएक्शन दी जाती है, यानी सिर्फ रिएक्टेंट्स दे दिए जाएंगे और उसमें मीडियम मेंशन होगा। तो पहले तो आपको प्रोडक्ट लिखना होगा और उसके बाद आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर रिएक्टेंट साइड में K2CR2O7 के साथ Ki लिया गया है एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बन के आएंगे, Ki से आपको आयोडीन लिबरेट करानी है। तो प्रोडक्ट तो आपको याद रखने ही रखने हैं, साथ में बैलेंसिंग भी करनी होगी उन पर्टिकुलर रिएक्शंस की। K2CR2O7 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये सब्सटेंसेस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाता है। अब हम इसकी रिएक्शंस जो हैं अगर एसिडिक मीडियम में डिस्कस करें तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली है कि अगर K2CR2O7 और H2SO4 हमें दे रखा है यानी एसिडिक मीडियम, और साथ में अगर Ki दे रखा है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आयोडीन होगा। सेम वे अगर फेरस के सॉल्ट हैं तो वो फेरिक के सॉल्ट में कन्वर्ट होंगे, सल्फाइड सल्फेट में, H2S सल्फर में, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 में, नाइट्राइट के सॉल्ट्स नाइट्रेट में, थायोसल्फेट के सल्फेट और सल्फर में। और अगर इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम K2CR2O7 के साथ तो वो इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, पहले एल्डिहाइड बनाएगा और उसके बाद एसिड बनाएगा। तो ये टेबल अगर आप याद रखेंगे तो आप किसी भी रिएक्शन को आराम से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन आपको दे रखी है ये K2CR2O7 और FeSO4 की रिएक्शन करा रहे हैं, इसके साथ फेरस का सॉल्ट है और साथ में हमने एसिड ले रखा है। अब आपको जो टास्क दिया जाता है, 2 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से रिएक्शंस को समझना है और प्रोडक्ट याद रखना है। तो K2CR2O7 की रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट के साथ होती है तो फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट में। और साथ में जो आपके बनेगा वो हमेशा एक पोटेशियम का सॉल्ट यानी K2SO4 आ जाएगा, ये पोटेशियम और इधर एसिड है। तो K2SO4 तो आपको बनाना ही बनाना है, साथ में आपको एक क्रोमियम का सॉल्ट बनाना है, क्रोमियम सल्फेट बनेगा, Cr3+ आयन होता है तो Cr2SO4 होल
थ्राइस, एक तो आपको ये बनाना है, प्लस आपको और क्या बनाना है, वाटर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ये प्रोडक्ट तो 2 आपके बने ही बनेंगे। जितनी भी आप रिएक्शंस देखोगे उसमें आपके ये 2 प्रोडक्ट्स तो आने ही आने हैं। प्लस अब हमने ले रखा है फेरस सॉल्ट, तो फेरस सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सॉल्ट में, यानी कि Fe2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब आपको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करनी है और आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। स्टेप्स हमने KMnO4 में भी दोबारा से डिस्कस किए हैं और रिडॉक्स चैप्टर में हम बैलेंसिंग सीख चुके हैं। तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। जो भी बैलेंस नहीं है, सेम वे अगर हमको रिएक्शन दे रखी है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, यानी कि H2SO4, राइट। तो ये 2 चीजें दे रखी हैं आपको। तो इससे 2 आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या हो जाएगा, एक तो पोटेशियम का सल्फेट हो जाएगा और दूसरा क्रोमियम का सल्फेट हो जाएगा। ये दे रखा है और साथ में आपको दे रखा है यहाँ पे कोई भी एक हम यहाँ से ले लेते हैं, H2S ले लेते हैं। H2S दे रखा है। तो H2S किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर में कन्वर्ट होता है। तो अब आपको जो प्रोडक्ट्स लिखने होंगे वो यहाँ पे K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस तो आना ही आना है, प्लस जो तीसरा प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, सल्फर आएगा, और साथ में और क्या आ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो आपको दोनों चीजें दी जाती हैं, रिएक्शन कंप्लीट करना भी और रिएक्शन को बैलेंस करना भी। अब एक रिएक्शन हम और ले लेते हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है, कि अगर K2Cr2O7 की रिएक्शन हेलोजन एसिड्स के साथ हो रही है, उसको हमने यहाँ लिस्ट में भी नहीं लिखा है, कि अगर रिएक्टेंट साइड में हमारा हेलोजन एसिड है, यानी HF तो हम लेते ही नहीं है, अगर हमारे पास HCl है, HBr है या HI है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बन के आएंगे अगर हमने हेलोजन एसिड ले रखा है। अभी तक क्या हो रहा था, हम H2SO4 ले रहे थे तो पोटेशियम का सल्फेट बना रहे थे। अब यहाँ पर तो कोई H2SO4 है नहीं, यहाँ पोटेशियम है और यहाँ HI है, आयोडाइड आयन है। तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो पोटेशियम का आयोडाइड बनेगा, Ki का आयोडाइड बनेगा। सेम वे क्रोमियम का आयोडाइड बनना चाहिए, जैसे क्रोमियम का सल्फेट बन रहा था। तो यहाँ क्रोमियम I- होता है और Cr3+, तो क्रोमियम का सॉल्ट आ जाएगा Cri3। साथ में हमने क्या कहा था, वाटर मॉलिक्यूल आने ही है, क्योंकि हाइड्रोजन इस साइड में है तो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ही आएंगे। और यू नो कि जब HI हम लेते हैं तो वो क्या होता है, आयोडीन लिबरेट करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, I2, राइट। तो जब भी हम हेलोजन एसिड्स लेंगे तो यहाँ पे हमारी गैस लिबरेट होगी। अगर हमने Cl ले रखा है तो Cl2, HBr ले रखा है तो Br2, और अगर HI ले रखा है तो I2। तो हेलोजन एसिड में हमारे पास क्या आएगा, Cl2 आ सकता है, Br2 आ सकता है, I2 आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन हमने कौन सा हेलोजन एसिड ले रखा है। तो these are some important reactions of K2Cr2O7 which you have to remember because this is a very important topic and you are surely getting some questions based on this. जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हम एक टेस्ट और डिस्कस करते हैं, वो है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इसलिए क्योंकि ये टेस्ट जो है इसमें क्लोराइड आयन डिटेक्ट किए जाते हैं और क्लोराइड आयन का डिटेक्शन जो है वो विद द हेल्प ऑफ K2Cr2O7 ही होता है इन एसिडिक मीडियम। और वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि वाइवा में सॉल्ट एनालिसिस, जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उसमें सॉल्ट एनालिसिस होता ही है, और क्लोराइड आयन का टेस्ट हमारे कोर्स में है और K2Cr2O7 भी हमारे कोर्स में है। इसलिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि क्रोमिल क्लोराइड का टेस्ट क्या है, या फिर क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है। अब पहले तो ये समझिए क्या है, इस टेस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं। नाम में देखिए आ रहा है क्लोराइड, तो सबसे पहला आपका आंसर होगा कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस टेस्ट में करते क्या है, ऑब्वियसली हमें एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जिसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो हम एक मेटल का कोई भी क्लोराइड सॉल्ट ले लेते हैं और फिर उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रेड ऑरेंज या ऑरेंजिश रेड वेपर्स मिलती हैं हमें क्रोमिल क्लोराइड की। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है CrO2Cl2। ये टेस्ट है, और इस टेस्ट के लिए अगर हम रिएक्शन लिखें तो K2Cr2O7 लिया हमने, और इसको हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो हम H2SO4 ले रहे हैं, और हमने कॉमन सॉल्ट ले लिया NaCl जो क्लोराइड का सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो अगेन आपको पता है कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाने हैं,
आप K2SO4 भी बना सकते हो, लेकिन रिएक्शन जब लिखी जाती है तो मोस्टली KHSO4 के साथ, पोटेशियम बाइसल्फेट के साथ लिखते हैं। प्लस Na भी यूज़ हुआ है तो Na का बाइसल्फेट आ जाएगा NaHSO4, प्लस आएगा H2O, और जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है वो है हमारा CrO2Cl2। इसी को हम बोलते हैं क्रोमिल और क्लोराइड, और ये होता है ऑरेंज रेड कलर का, वेपर्स देता है। अब जब हम इसी क्रोमिल क्लोराइड वेपर्स को अगर हम NaOH के सोल्यूशन में पास करें तो हमें एक येलो कलर का सोल्यूशन मिलेगा। अब वो जो येलो कलर का सोल्यूशन मिलता है वो होता है बेसिकली पोटेशियम क्रोमेट की वजह से। पोटेशियम क्रोमेट जो है वो येलो कलर का है, हम पहले भी अभी बात कर चुके हैं। यू कैन सी कि Na2CrO4 का जो सोल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो अगर हम क्रोमिल क्लोराइड की वेपर्स को NaOH में पास करें तो फिर Na2CrO4 का फॉर्मेशन होगा और सोल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट K2Cr2O7, which is a very important topic. You have to see all the reactions of K2Cr2O7 because I told you कि एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।